तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जी एस सुधा जी का बुक पढ़ रहे हैं जो नवीन सर द्वारा लिखित है। और इसमें हम लोग आ गए हैं अम्ल, क्षारक और लवण तक। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज मुझे जाना है अपना पेपर देने बिहार। तो बस ये क्लास होगा, उसके बाद से शायद 2-3 दिन गैप हो सकता है, शायद एक ही दिन गैप हो। आई थिंक आज और कल, परसों मैं आपका क्लास लूँगा, घर से लूँगा। तो ठीक है, उधर से मैं घर भी जाने का मेरा प्लान है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग तीसरे पॉइंट तक आ गए हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल देखिए, ऐसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो एक अम्ल है। और एसिगल हाइड्रोक्लिक अम्ल आदि अम्लों के गुण देखिए, ये फिनोफ्थेलिन के रंगहीन और मैथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। ये फिनोफ्थेलिन को रंगहीन और मैथिल एल्कोहल को अम्ल क्या करता है, लाल कर देता है। अम्ल का स्वाद खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये क्षारकों के साथ अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। ये धातुओं के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके लवण और जल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इनकी प्राकृतिक संग क्षारीय होती है, क्षारकीय होती है। अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स। प्रबल और मजबूत अम्ल, स्ट्रॉन्ग अम्ल जो होते हैं, जो अम्ल जल में पूरी तरह से खुलकर प्लस आयन देते हैं, मजबूत अम्ल कहलाते हैं। प्रायः खनिज अम्ल, कार्बनिक अम्ल मजबूत अम्ल होते हैं, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल। ये सब को है मजबूत अम्ल हैं ये सब। ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड, जिन अम्लों में ऑक्सीजन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है और कम से कम एक अन्य तत्व भी विद्यमान होता है, उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। उदाहरण HNO3, H2SO4। इसमें नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु अम्ल देखिए, तनु अम्ल, अम्ल की जलीय विलयन में सांद्रता अपेक्षा कम होती है, उसे हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल, अम्ल की जलीय विलयन का सांद्रता अपेक्षा अधिक होती है, उसे हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। हाइड्रो अम्ल, इन अम्लों में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता और हाइड्रोजन परमाणु है जो ज्वलन वर्ग के किसी तत्व से जुड़ा होता है। उदाहरण HCl, FS, HF। प्रबल अम्ल और पीएच का मान लगभग 0 से 35, 35 नहीं है, 0 से 3.5 के बीच होता है। एक्वारेजिया या अम्लराज एक मजबूत अम्ल है जो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। यह सोने को गला सकता है और इसे HCl और HNO3 क्रमशः 3:1 में उपस्थित होता है। मजदूर अम्ल, वीक एसिड, जो अम्ल जल में घुलकर आंशिक रूप से प्लस आयन देता है, मतलब थोड़े रूप से प्लस आयन देता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। कार्बनिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है। उदाहरण CHO3, CH3, COOH एस्टिक अम्ल और CHOOH जो होता है फार्मिक अम्ल। HCOOH, CH नहीं है, HCOOH फार्मिक अम्ल, CH3 और COOH एस्टिक अम्ल, ये सब क्या होते हैं, कमजोर अम्ल है। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया करना, अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करके लवक, लवण और हाइड्रोजन का उत्पन्न करते हैं। अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करते हैं। जैसे अम्ल प्लस धातु हो जाएगा लवण प्लस हाइड्रोजन, जिसकी क्षमता अधिक होती है। अम्ल की धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करती है। अम्ल की धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करती है। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे धातु प्लस धातु कार्बोनेट बनाएगी लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का क्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके संगत लवण जल का निर्माण करते हैं। जैसे अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड लवण प्लस जल का निर्माण करेंगे। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे जिंक, जैडन, यहाँ इसका नाम याद करते रहिएगा। जैडन एल्युमिनियम को Al और Pb को सीसा और टिन को Sn उपधर्मी धातु ऑक्साइड के निर्माण करते हैं। जिंक, एल्युमिनियम, सीसा और टिन उपधर्मी धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अम्लों के प्रयोग और उपयोग, ये इंपॉर्टेंट है।
एसिटिक अम्ल CH3COOH जो सिरका निर्माण के एसीटोन बनाने में कार्य करता है, एसिटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल C6H8O7 जो होता है दवाओं में और धातुओं को साफ करने में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये एक्वेरेजिया, उर्वरकों, फोटोग्राफी तथा विस्फोटकों के निर्माण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ये होता है संचायक बैटरी में, पेट्रोलियम शोधन और अपमार्जक उद्योग में काम आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लास्टिक, सौंदर्य प्रशासन और एक्वेरेजिया आदि में आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH जो होता है दवा खाद्य निर्माण के परीक्षण और संरक्षण में आता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग दवा खाद्य के निर्माण और परीक्षण में आता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फार्मिक अम्ल HCOOH फार्मिक अम्ल होता है HCOOH रबड़ स्कंदन में, फलों के संरक्षण में, चमड़ा उद्योग में फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 जो फोटोग्राफी में, कपड़ों की रंगाई और छपाई में प्रयोग किया जाता है। टार्टलिक अम्ल C4H6O6 जो होता है स्वाद वर्धक एजेंट के रूप में प्रयोग होता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख अम्ल, आइए देखते हैं। जैसे कि स्रोत और अम्ल, नींबू संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल जैसे C6H8 और O7। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। और चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल और मैथनोइक अम्ल पाया जाता है HCOOH। दूध जो खट्टा और दही में होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और इसमें C3H6O3 पाया जाता है। आंवला और पपीता में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। आंवला और पपीता में एस्कॉर्बिक अम्ल C6H8O6 पाया जाता है। अंगूर, इमली और अनानास में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल C4H6O6 पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल C4H6 और O6 पाया जाता है। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसमें C2H2O4 पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल में C2H2O4 पाया जाता है। सेव, नाशपाती और केला में मैलिक अम्ल पाया जाता है C6H6 और O5 पाया जाता है। सेव, नाशपाती और केला में C4H6O5 पाया जाता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल होता है और वसा जो होता है एटियरिक अम्ल होता है और ये C18H1636 और O2 पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल में जो होता है आपका C18 और H16 और O2 पाया जाता है वसा में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, इसमें C76H52 और O46 पाया जाता है। टैनिक अम्ल में C76 H52 और O46 पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल, इसमें H2CO3 पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, H2CO3 पाया जाता है। अमरूद में पाया जाता है मैलिक, टार्टरिक और सिट्रिक अम्ल। अमरूद में मैलिक, टार्टरिक और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अभी और है नीचे भाई, मेला खत्म हो गया। हाँ, क्षारक बेस देखिए। हार्नियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलनशील कर OH- आयन देते हैं उसे क्षारक कहते हैं। क्षारक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। क्षारक के गुण, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, ये फिनेफ्थलीन को रंगहीन से गुलाबी और मैथिल ऑरेंज को लाल से पीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं भैया। इनकी प्राकृतिक संक्षारकीय होती है। क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्षारक। प्रबल मजबूत क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो क्षारक जो जल में पूरी तरह से घुलकर OH- आयन देते हैं वो प्रबल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, बोरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH2। इन क्षारकों का pH मान 12 से 14 के मध्य होता है। दुर्बल कमजोर क्षारक, वीक बेस होता है, जो क्षारक जल में घुलकर प्लस आंशिक रूप से प्लस आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, उनको दुर्बल या कमजोर बेस कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाता है। उदाहरण आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन
हाइड्रोक्साइड, इसमें FeOH2 होता है। अमोनिया होता है NH3, ये अमोनिया। आयरन हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, क्षारक की धातु के साथ अपक्रिया, क्षारक के धातु के साथ अपक्रिया। आइए देखते हैं क्या कह रहा है अपक्रिया। क्षारक धातु से अपक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जिसमें क्षारक प्लस धातु बनेगा तो लवक प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा। क्षारकों की धातु से अपक्रिया के साथ, क्षारकों की धातु से ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, क्षारकों की धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके संगत लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्षारक प्लस धातु ऑक्साइड प्लस लवण प्लस जल। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। उदासीन अपक्रिया वह क्रिया जिसमें क्षारक और अम्ल परस्पर अपक्रिया करके लवक और जल का निर्माण करते हैं, उदासीन अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O, लवण पानी बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड मिलकर क्या बन के लवक पानी बना देंगे, लवण पानी बना देंगे। क्षारकों के उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग Ca, इसका सूत्र होता है CaOH2 होता है, और ये सफेद करने में, व्यंजक क्षुर बनाने में, जल की मृदु बनाने में, अम्लीय मिट्टी को उपचित करने में और मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये होता है MgOH2, और ये प्रति अम्ल के रूप में चीनी उद्योग में, साबुन और अपमार्जक के निर्माण में, कागज बनाने के, घरों की सफाई करने में इसका उपयोग होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मृदु साबुन, शेविंग क्रीम और शैम्पू के निर्माण में, और CO2 और SO2 के अवशोषित करने में। सूचक, लिटमस पत्र, लिटमस को लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। जो इंडिकेटर हम देख रहे हैं, जो प्राप्त किया जाता है, जो थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। लिटमस पत्र उदासीन विलयन में बैंगनी रंग के होते हैं। अम्लीय माध्यम में लाल रंग और क्षारीय माध्यम में नीला रंग प्रदान करते हैं लिटमस। गंधक सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंधक अम्लीय और क्षारीय माध्यम में परिवर्तित होती है, गंधक सूचक लाते हैं, जैसे कि लौंग, प्याज और वेनिला। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ हो जो अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग देते हैं, जैसे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। और आइए देखते हैं क्या है प्राकृतिक सूचक। जैसे कि लिटमस हल्दी, गुड़हल फूल, लाल पत्ता गोभी आदि। सूचक अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। मैथिल ऑरेंज जो होता है अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है। लिटमस अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है। नेफ्थलीन जो अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। हल्दी अम्लीय माध्यम में पीला हो जाता है और क्षारीय माध्यम में लाल हो जाता है। मैथिल ऑरेंज और नेफ्थलीन कृत्रिम सूचक हैं। यहाँ पीएच मान देखिए, पीएच पैमाना, ये एसिडिक होगा। अगर आप 7 से नीचे आएंगे तो ये एसिडिक हो जाएगा, और 7 से अगर ऊपर जाएंगे तो एल्काइन हो जाएगा। इस पैमाने की खोज 1919 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके पीएच मान 0 से 14 तक होते हैं, 0 से 14 तक होते हैं। किसने की थी? सोरेनसन नामक किया था पीएच पैमाने की खोज 1909 में, माफ कीजिएगा 9 है। पीएच में पी पुषांश का सूचक एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति होता है। पीएच माइनस लॉग प्लस आयन, पीएच लॉग 1 प्लस आयन देता है। पीएच का अर्थ है किसी घोल में उपस्थित हाइड्रोजन का प्लस आयन सांद्रता का एसआई मात्रक मोल पर लीटर है। HCl का पीएच मान 0, तनु HCl का पीएच मान 1, नींबू का रस जो पीएच मान 2.2 से 2.5 तक, और शराब वाइन का होता है 2.9 से 3.8 तक, शराब का होता है 2.9 से 3.8 तक, बियर का होता है 4.5, जठर रस का होता है 2.2 से, और सिरका का होता है 3 से 4 तक, कॉफी का होता है 5, कोल्ड ड्रिंक का होता है 5.5, दूध का होता है 6.5, लार खाने से पहले जो होता है, खाने के पहले जो लार होता है वो होता है 6.4 से 6.7, और खाने के बाद जो लार होता है 5.8 हो जाता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, अंडा का पीएच मान होता है 7.8, मूत्र का पीएच मान होता है 6, बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है 9, और टूथपेस्ट का पीएच मान होता है 8, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10, गाजर का रस का पीएच मान होता है 6, और टमाटर रस का पीएच मान होता है 4.3 से
4.5 तक, 4.3 से 4.5 तक। यहाँ से दिया है AMNOH का पीएच मान होता है 14 और अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.5। शरीर का पीएच मान पारस होता है 7 से 7.8। पीएच के अनुसार रंग, अगर डार्क लाल है तो उसका पीएच मान होगा 0, लाल है तो उसका 1 से 2 होगा, ऑरेंज है तो पीएच मान होगा 4, ग्रीनिश पीला है तो पीएच मान होगा 6 और हरा है तो पीएच मान होगा 7, नीला है तो पीएच मान होगा 9 और नेवी ब्लू है तो पीएच मान होगा 10 और पर्पल है तो पीएच मान होगा 11 और बैगनी है तो पीएच मान 13 या 14 होगा। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे लवण या सॉल्ट। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। लवणों के प्रकार मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। जिसमें पहला है सामान्य लवण। ऐसे लवण जिनके पास ना तो स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन प्लस आयन है और ना तो स्थानांतरण योग्य हाइड्रोक्सल आयन OH माइनस है, ये सामान्य लवण कहते हैं, जैसे कि NaCl, MgCl2, AgBr। अम्लीय लवण ऐसे लवण जिनके पास कम से कम एक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन प्लस आयन और अम्लीय लवण हो तो जैसे कि आपका CuSO4, NH4 और Cl आदि हैं, NH4 Cl आदि हैं। क्षारीय या भास्मिक लवण ऐसे लवण जिनके पास कम से कम स्थानांतरण योग्य हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस हो, उसे क्षारीय आयन कहते हैं, जैसे CaCO3, NaHCO3 आदि। द्विक लवण ऐसे लवण जो दो प्रकार के समान लवणों से मिलकर बनते हैं, उसे द्विक लवण कहते हैं, जैसे K2SO4, Al2SO4, 3। अच्छा बताइए किसका सूत्र है? K2SO4, Al2SO4, 3, 20H2O। कमेंट में बताइए किसका सूत्र है? मिश्रित लवण ऐसे लवण जो दो अम्लों और एक क्षार या दो क्षार या एक अम्लों का उदासीन अभिक्रिया फलस्वरूप बनता है, उसे मिश्रित लवण कहते हैं। ऐसे लवण जो दो अम्ल और एक क्षार या दो क्षार या एक अम्ल की उदासीन अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसे मिश्रित लवण कहते हैं, जैसे NaKSO4 आदि। जटिल लवण ऐसे लवण जिनमें कम से कम एक जटिल आयन हो, उसे जटिल लवण कहते हैं, जैसे कि K2HGl4। लवणों का उपयोग नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। सूत्र याद करते जाइएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। निम्न में से कौन सा सूत्र नहीं है भैया, ऐसे आता है। मानव आहार का अनिवार्य अंग है। कास्टिंग सोडा, धावन सोडा और बेकिंग सोडा के निर्माण में परीक्षण के उपयोग में किया जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, देखिए बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है NaSCO3। प्रति अम्ल के रूप में बेकिंग पाउडर को निर्माण में अग्निशामक के उपयोग में होता है बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट एक मिनट रुक जाइए। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। इसे धावन सोडा का सूत्र या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। घरों में सफाई, धावन सोडा के जल में मृदु बनाने में, साबुन, कांच और कागज के उपयोग में, अपमार्जक के निर्माण में इसका सूत्र होते हैं। अभी जो मैंने आपसे पूछा था वो फिटकरी का सूत्र था, पोटासियम जिसे कहते हैं, K2SO4, Al2SO4, 3H2, 20H2O। यहाँ पर अगर आप बाहर पढ़ते हैं और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है या फिर आपसे कुछ चाहता है आपकी बेइज्जती करना, तो यही पूछता है कि फिटकरी का सूत्र बताओ। गांव में जाने पर नहीं, यही पूछते हैं सब, फिटकरी का सूत्र बताओगे? पता है तुम्हें फिटकरी का सूत्र? पता है तुम्हें? ऐसे पूछते हैं। मैं कहता हूँ नहीं पता। पेयजल को शुद्ध करने में एंटीसेप्टिक के रूप में, रक्त के स्कंदन में और चमड़ा उद्योग में आदि फिटकरी का सूत्र पोटासियम का कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, K2SO4, Al2SO4, 3, 24H2O। विरंजक छोड़ कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड जैसे CaOCl2 पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में, कागज, कपड़ा और लकड़ी उद्योग में आदि में। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। एक बार फिर से पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। ये तो भाई गायब हो गया यार, ठीक है।
CSO4 1/2H2O। घरों में सफेदी करने के लिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए और मूर्ति बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। नीलत होता कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। जीवाणुनाशक के रूप में कपड़ों की रंगाई में आदि। महत्वपूर्ण तत्व कोल्ड ड्रिंक बनाने में कार्बनिक एसिड का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 को नीलत होता है या ब्लू विट्रियोल कहते हैं। लेड बैटरी के निर्माण में H2SO4 का उपयोग होता है। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड का कारण होता है। अम्लीय वर्षा जो होती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड का कारण होता है। धामन सोडा Na2CO3 को डिटर्जेंट बनाने में उपयोग किया जाता है और सिरका क्यूडेन से बनता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सलेक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल को हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं। अम्ल में हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं। अब हम लोग का है यहाँ से विलियन हम लोग स्टार्ट करते हैं और विलियन को हम लोग विलियन कर देंगे। आइए देखते हैं। तो विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। विलियन क्या वे विलियन और विलायक और विलय विलियन के अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं विलायक, और विलायक जो होते हैं विलियन के कम मात्रा में उपस्थित होते हैं विलायक। अब उदाहरण देखिए, चीनी और जल में विलयन में चीनी विलयन तथा जल विलायक है। चीनी क्या है? एक घुलने वाला है और जल घुलाने वाला है। विलयन के गुणधर्म देखिए अब ये गुणधर्म क्या है। विलयन एक समांगी मिश्रण है, अर्थात मिश्रण के संगठक के गुण एक समान होते हैं। किसी विलयन कणों की त्रिज्या 10 की पावर -9 सेंटीमीटर से कम हो सकती है, जो नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती। विलयन के एक अवयव एक दूसरे से इस प्रकार विस्तारित होते हैं कि इनका विभेदन करना संभव नहीं है। विलयन अस्थायी और पारदर्शक होते हैं। विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन, स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसके विलायक के और विलय की अधिकतम संभावित मात्रा घुली रहती है, संतृप्त विलयन कहलाती है। असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा एक निश्चित ताप पर विलायक में उसकी अधिकतम घुलनशीलता से कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाती है। वास्तविक विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन में उपस्थित विलयों के कणों का आकार 10 की पावर -9 मीटर से भी छोटा होता है, जिसके विलयक में विलायक और विलय के कणों का आकार लगभग बराबर होता है। वास्तविक विलयन कहलाती है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिससे ठोस कण द्रव्य में खुले नहीं रहते, बल्कि माध्यम में सम्मिश्र में निलंबित रहते। उदाहरण पानी में मिट्टी का मिश्रण। कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी विलयन है जिसमें विलय के कण सदृश समान रूप से पूरे विलयक में फैले होते हैं, परंतु पूर्णतः मिश्रित नहीं होते। कोलाइड विलयन में कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। कोलाइड में जो कण माध्यम से परिरक्षित होते हैं उसे परिक्षिप्त अवस्था में, कोलाइड में जिन माध्यम में परिक्षिप्त अवस्था निलंबन रहती है उसे परिप्रेक्षण माध्यम कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। कोलाइड में जो कण माध्यम में परिक्षिप्त होता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था में, कोलाइड में जिस माध्यम में परिक्षिप्त अवस्था निलंबन रहती है उसे परिप्रेक्षण माध्यम कहते हैं। कोलाइड के परिप्रेक्षण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया सकता है। प्रकार और परिक्षेपण और परिक्षिप्त अवस्था और उदाहरण। एरोसोल में जो होता है परिक्षेपण जो होता है गैस और परिक्षिप्त होता है द्रव। उदाहरण है बादल, कुहास और कोहरा। फोम में परिक्षेपण है द्रव और परिक्षिप्त है गैस, जैसे साबुन के झाग। और इमल्सन में परिक्षेपण है द्रव और परिक्षिप्त है द्रव्य, जैसे दूध, चेहरे की क्रीम। और जल में परिक्षेपण है ठोस और परिक्षिप्त है द्रव्य, जैसे जेली, पनीर और मक्खन। और सोल में परिक्षेपण है द्रव्य और परिक्षिप्त है ठोस, जैसे मैग्नीशियम, मिल्क और कीचड़। ठोस और सोल, ठोस, रंगीन रत्न पत्थर और दुधिया कांच। कोलाइडी विलयन के लक्षण। कोलाइडी समांगी दिखाई पड़ता है परंतु वास्तव में यह विषमांगी होता है। कोलाइडी में कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। कोलाइडी विलयन का रंग प्रकाश के प्रतिकरण से कारण होता है। कोलाइडी कणों का हमेशा विद्युत आवेश रहता है। कोलाइडों का अनुप्रयोग। खाद्य पदार्थों में दूध, पनीर, अंडे और फलों की जल्दी जैसे।
धुएं से कोयले के छोटे छोटे कणों एक दूसरे में, कपड़े साफ करने में जैसे साबुन का डिटर्जेंट जल में घुलकर कपड़ों की लगी गंदगी का अलग करना, अशुद्ध जल में धूल मिट्टी के कणों एक दूसरे पर जल शोधन करने में। टिंडल प्रभाव देखिए, टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन अथवा छोटे कणों वाले निलंबन से होकर गुजरता है तो मिश्रण में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकरण हो जाता है और प्रकाश पुंज दिखाई देने लगता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण, अंधेर कमरे में घने व जंगल में प्रकाश पुंज के मार्ग में उपस्थित धूल के कणों चमकते हुए दिखाई देते हैं। ब्राउनी गति, कोलाइडी विलयन के कण सदैव भिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े व अनियमित गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। यह गति कोलाइडी प्रकृति से स्वतंत्र होती है, परंतु कणों का आकार विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। विलयन, कोलाइडी और निलंबन की तुलना। विलयन, कोलाइड और निलंबन। विलयन जो होता है, विलयन के विलेक, विलयन में विलेक कणों के आकार 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर से 10 की पावर 9 सेंटीमीटर या 1 mm से छोटा होता है। कोलाइड, कोलाइडी कणों का आकार 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर से होता है। और निलंबन जो कणों का आकार जो होता है 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। विलयन होता है, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनमें विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होता और ये स्थायी होते हैं। कोलाइडी, इन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, इनमें टिंडल प्रभाव होता है और ये स्थायी होते हैं। और निलंबन, इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये टिंडल प्रभाव होता है और ये अस्थायी होता है। विलयन देखिए, विलयन में छाछन विधि या अपकेंद्रण विधि द्वारा विलयक कणों को पृथक नहीं किया सकता। अपकेंद्रण विधि द्वारा परिस्थित अवस्था में कणों को अलग किया सकता है और लास्ट और छानन अवस्था में परितः कणों के परिप्रेक्षण माध्यम में अलग किया सकता है। छानन स्थायी होता है और परिक्षेपण कणों के परिक्षेपण माध्यम में अलग किया सकता है। व्यास, इमल्शन देखिए, वे द्रव्य कोलाइडी निकाय में जिनमें सूक्ष्म विभाजित द्रव्य बूंदों को एक दूसरे द्रव्य में परिक्षेपण होता है। जब दो अमिश्रणीय आंशिक मिश्रण द्रव्यों के मिश्रण में हिलाए जाने पर मिश्रित प्राप्त मिश्रण प्रयास कहते हैं, जैसे कि प्रोटीन, गोंद, साबुन, अल्कोहल आदि। प्रयास के गुण, यह सूक्ष्म विभाजित द्रव्य की बूंदों या दूसरे द्रव्य में परिक्षेपण है। यह ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। प्रयास जो होता है, पायस जो होता है, पायस यह ठंडा और अपकेंद्रण करके अपव्ययी द्रव्यों में तोड़ा जा सकता है। ठंडा और अपकेंद्रण करके अपव्ययी द्रव्यों में तोड़ा जा सकता है। विलयन की सांद्रता, विलय पदार्थ की मात्रा जो विलयन की किसी दी गई मात्रा अथवा आयन में उपस्थित विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता निकालते हैं। विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा या विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा या विलयन की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा, या विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा या विलयन की मात्रा। मुरलता निकालते हैं, विलय की मोल और विलयन की लीटर में आयन। मोमलता निकालते हैं, विलयन की मोल और विलयन की किलो में आयन। मुरलता निकालते हैं लीटर में और मोललता निकालते हैं किलो में। विलयता, किसी दाब पर विलय की दी गई मात्रा में घुलने वाले विलय की अधिकतम मात्रा को उस ताप पर विलयकता कहते हैं। जैसे विलयकता का विलय की विलयकता होती है आपका W × 100/W, स्मॉल w × 100/W, जहाँ स्मॉल w विलय होता है और कैपिटल W जो होता है विलायक होता है। गैसीय नियम, आगे पढ़ा जाए कि नहीं, यहीं तक कर दिया जाए। 12 बज गए, मुझे 2 बजे निकलना है। मम्मी, देखिए गैसीय नियम देख लेते हैं। किसी गैस की निश्चित मात्रा में ताप, दाब या आयतन में परस्पर संबंध के फलस्वरूप कुछ गैसीय नियम प्रतिपादित किए जाएं जो निम्न है। बॉयल्स का नियम, यह नियम प्रतिपादन रॉबर्ट बॉयल ने वर्ष 1662 में इस नियमानुसार स्थित ताप पर गैस की निश्चित मात्रा और दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, जहां P प्रोपोर्शनल होता है 1/V और जहां P बराबर K 1/V, जहां PV बराबर K, जहां K एक समानुपातिक स्थिरांक है।
अर्थात स्थिर ताप और गैस की निश्चित मात्रा का आयतन और दाब गुणनफल स्थिर रहता है। यदि निश्चित ताप पर T पर किसी गैस की निश्चित मात्रा में आयन का दाब P1 और आयतन V1 है तो दाब P2 और आयतन V2 है, जहां P1 और V1 बराबर P2 V2 स्थिरांक है। चार्ल्स का नियम जैक चार्ल्स ने 1787 में स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है, जहां V प्रोपोर्शनल T होता है और V अपॉन T एक नियतांक है। अर्थात ताप T बढ़ने पर आयतन V बढ़ता है और घटने पर घटता है। गैल लूसेक एक नियम गैल लूसेक का नियम कहता है, चार्ल्स के नियम को संशोधित कर गैल लूसेक नियम 1802 में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित ताप का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यदि स्थिर आयतन V पर किसी गैस का निश्चित ताप की मात्रा P और ताप T हो तो जहां P प्रोपोर्शनल T, P बराबर KT, K के स्थिरांक हो और PT अपॉन P अपॉन T बराबर K, अर्थात किसी गैस के ताप में वृद्धि की जाती है तो दाब में भी वृद्धि हो जाती है। अर्थात यदि दाब कम किया जाए तो दाब भी कम होता है, यदि ताप कम किया जाए तो दाब भी कम होता है। अवगाद्रो का नियम कहता है, एक मिनट रुकिए। अवगाद्रो का नियम कहता है, इस नियम अनुसार समान ताप पर दाब और गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, जहां V प्रोपोर्शनल होता है N के और V अपॉन N जहां बराबर K होता है N गैसों की मोल की संख्या है। एक मोल गैस में 2.023 गुणे 10 की पावर 23 अणु होते हैं, जहां K एक अवगाद्रो नियतांक है। डाल्टन का आंशिक दाब नियम इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाब वाले योगफल के बराबर होता है। यदि किसी ताप पर T पर V आयतन वाले पात्र में परस्पर क्रिया न करने वाले गैसों की आंशिक दाब क्रमशः P1, P2, P3, P4 इत्यादि इस मिश्रण के कुल दाब P है, तब P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, जहां T स्थिर और V वह V पर है। ग्राहम का विसरण नियम कहता है, इस नियम का प्रतिपादन थॉमस ग्राहम ने 1848 में किया था। इसके अनुसार स्थिर ताप पर दाब किसी गैस के विसरण के दर उसकी घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहां R व्युत्क्रमानुपाती बराबर 1 अपॉन वर्गमूल D, जहां R स्मॉल r 1 अपॉन R2, जहां वर्गमूल हो जाएगा D1 और D2 अपॉन D1, जहां R गैस विसरण है और दर D गैस घनत्व है। विसरण देखिए, डिफ्यूजन किसी गैस में स्वतः मिश्रित होने वाली प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। यह एकांक समय में विस्तृत गैसों के आयतन में विसरण दर रेट और डिफ्यूजन कहते हैं। गैसों के विसरण के उपयोग, निश्चित समय में गैसों के विसरण आयतन ज्ञात करने में, गैसों के वाष्प घनत्व को निर्धारित करने में, गैस मिश्रण में गैसों को पृथक करने में। आदर्श गैस का नियम, बॉयल, चार्ल्स और अवगाद्रो के नियम को संयोजित करके एक नियमित प्राप्त किया, जिसे आदर्श गैस नियम कहते हैं। यह नियम गैस के आयतन, उसके ताप, दाब और मात्रा के बीच संदर्भ करता है, जहां PV बराबर स्मॉल n कैपिटल RT होता है, जहां पे P दाब, V आयतन, N मोलों की संख्या, R गैस नियतांक है और T परम ताप है। आदर्श गैस, आइडियल गैस वे गैस जिनके अणुओं के बीच आकर्षण बल शून्य होता है, वे स्थान नहीं घेरते, आदर्श गैस कहते हैं। ये एक काल्पनिक अवधारणा है। आदर्श गैसों के गुण, हम लोग तत्वों के वर्गीकरण तक पढ़ेंगे, यहीं तक रहने देते हैं। आदर्श गैस ताप और दाब का, एक मिनट, आदर्श गैस ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में बॉयल, चार्ल्स और अवगाद्रो के नियम का पूर्णतः पालन करती हैं। आदर्श गैस का आयतन गुणांक और दाब गुणांक एक दूसरे के बराबर होते हैं। आदर्श गैस द्रव या ठोस में परिवर्तित नहीं किया सकते। वास्तविक गैस, रियल गैस, जो गैस ताप और दाब की सभी परिस्थितियों को गैसीय नियम PV अपॉन स्मॉल n कैपिटल RT का पालन नहीं करते, उन्हें वास्तविक गैस कहते हैं, रियल गैस। उदाहरण H2, N2, O2, CO2 इत्यादि। परम ताप पैमाना, यह ताप
-273.15 डिग्री सेल्सियस के शून्य तापमान आता है। यह परम ताप पैमाना कहलाता है। -273.15 डिग्री परम शून्य ताप कहते हैं। गैसों का अणु गति का सिद्धांत। गैस के अणु गति का व्याख्या सर्वप्रथम वैज्ञानिक जे बर्नौली ने 1700 कब किया था? 38 में किया था। गैसों की व्यवहार की व्याख्या करने के लिए गैसों के अणु गति सिद्धांत किया था। इस सिद्धांत को मूलतः अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। गैस बहुत अधिक संख्या में छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। गैस कणु एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, जिनके कारण उनके मध्य अंतरा आणविक स्थान मिलता है। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, जिन्हें अणु स्वतंत्र मात्रा में अवस्थित करते हैं। गैस के अणु अनियमित रूप से लगातार गति करते रहते हैं तथा ये सीधी रेखा में समान गति चलते रहते हैं, और जब तक सीधी रेखा में गति करते रहते हैं तब तक इनकी दूसरे अणु की पात्र की दीवारों से टकराने पर इनकी दिशा परिवर्तित ना हो जाए। अणु गति पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है और परस्पर टक्कर करने वाले अणु के आपस में ऊर्जा का हस्तांतरण कर सकते हैं, और इस क्रिया में ऊर्जा की हानि होती है। गैस के अणु की गति भिन्न भिन्न होती है, अतः किसी निश्चित ताप पर निश्चित समय में इन अणुओं की गतिज ऊर्जा भिन्न होती है। गैस का अणु गति भिन्न भिन्न होती है, अतः किसी निश्चित समय में इन अणुओं की गतिज ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैसीय तंत्र में परम ताप के समानुपाती होती है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, और वो ये वीडियो आपको मिलेगा आज नहीं, मतलब कि कल भी नहीं मिलेगा आपको, परसों मिलेगा। अगर मुझे कल समय मिला, हाँ ठीक है, मुझे कल 12 बजे के बाद समय मिलेगा, तो हो सकता है कि मैं स्टेशन पे एक वीडियो बना लूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, परिवार को ख्याल रखिए, खास करके माता पिता का ख्याल रखिए, और उनके लिए कुछ भी जो भी आप अच्छा कर सकें वो अच्छा करिए। उनकी नज़रों में आप एक अच्छे बालक बन के रहिए। ये नहीं कि उनको आपसे सारी आशाएं टूट जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी पूरी कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।